हाय बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 11 का बायो पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट लेसन जिसका नाम है सजीव जगत, क्लास 12 क्लास 11। बायोलॉजी लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट जिसका नाम है सजीव जगत। सजीव जगत जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी, जीव विज्ञान बायोलॉजी, जीव विज्ञान जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की, इसके पहले आपने विज्ञान की परिभाषा में क्या पढ़ा है? हाई स्कूल स्तर तक किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की लगभग 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हमको जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है तो जीव विज्ञान की परिभाषा आपको बताई गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान 2 शब्दों से, जीव विज्ञान को कहा जाता है बायोलॉजी, या 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है बायोस धन लो। बायोज माने सजीव या जीवों का, लोगोस माने अध्ययन करना, अर्थात जीवों का अध्ययन करना, सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ये जीव विज्ञान जो नाम दिया गया है, ये लैमार्क तथा ट्रेविलियनस, लैमार्क तथा ट्रेविलियनस ने 1802 में, सन 1802 में ये नाम दिया था। लैमार्क प्लस ट्रेविलियनस ने। लेकिन जनक, जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया, इसको हम मिटा देते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 जंतु विज्ञान। आपने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा क्या? जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान में जंतु और पादप, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर भी जीव होता है, अर्थात वो भी सजीव होते हैं। और इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव होते हैं जिनके अंतर्गत
जिनके अंदर सजीवों वाला लक्षण पाया जाता है वो सजीव कहलाते हैं। तो जीव विज्ञान की जो दो शाखाएं होती हैं, पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है जूलॉजी। जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है बॉटनी। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। एक चीज और आपको बता दें, जैसे आपने जीव विज्ञान पढ़ा, जीव विज्ञान का जनक जिसको आप कह सकते हो फादर ऑफ बायोलॉजी, एक कौन है? अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछा गया कि जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहोगे अरस्तु। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आपने देखा जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के फादर या जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक जिसको आप कहते हो फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? इसको कहते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इनको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। तो अब तक हमने पढ़ा क्या? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान नाम किसने दिया था? आपने देखा ट्रिलेनस और लैमार्क ने। कब? सन 1802 में। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। नंबर 1 जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज दी जूलॉजी? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, अर्थात जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक या फादर अरस्तु हैं। पहली शाखा थी जंतु विज्ञान, दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान जिसको आप बॉटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? आपने जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस थे। ये तो था आपका यहाँ तक था। ये पोर्शन आपका लगभग
जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में जो संक्षेप में जानकारी थी वो तो आपका हो गया। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव, सजीव जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो लिविंग, लिविंग, सजीव किसे कहते हैं? सजीव का मतलब होता है जिसके अंदर जीव हो। अब पहचान क्या है कि कोई सजीव है कि निर्जीव है, इसके बारे में आप देख सकते हो। पहला काम, जो भी सजीव होते हैं सजीवों के लक्षण में आप देख सकते हो। पहचान सजीवों के लक्षण। नंबर 1, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन अर्थात जो सजीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से संगठित होकर बना होता है। उनके शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको आप जान लो, कोशिकीय संगठन। और दूसरा, जितने भी जीव होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, उनका एक निश्चित आकार एवं आकृति। आकार एवं आकृति आपने पहला देखा कोशिकीय संगठन अर्थात जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है आकार एवं आकृति। आकार एवं आकृति का मतलब क्या होता है? जितने भी सजीव होंगे उनका एक निश्चित आकार होगा। जैसे आप मनुष्य में देख लो, सभी मनुष्यों के शरीर में शरीर की संरचना लगभग एक समान पाई जाती है। एक नाक, 2 आंखें, एक मुंह, अर्थात जितने भी अंग मानव शरीर में होते हैं, एक मनुष्य के शरीर में जो अंग होते हैं वही दूसरे मनुष्य के शरीर में भी होते हैं। अंतर केवल नर और मादा में होता है कुछ, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं लगभग समान होते हैं। इसके वृद्धि, वृद्धि में क्या होता है? अर्थात जितने भी सजीव होते हैं उनके शरीर में वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि अर्थात उनका आकार धीरे धीरे बढ़ता है। आप छोटे बच्चे को देख लो, जब वो पैदा होता है माँ के पेट से, आप देखोगे कि वो बहुत छोटा होता है, उसका वजन लगभग 3-4 किलो होता है। स्वस्थ बच्चे का शरीर कितना होना चाहिए? 3-4 किलो के करीब, 3 से 4 किलो के बीच में। और स्वस्थ है तो और वजन भी हो सकता है। अर्थात छोटा बच्चा सजीव है, पैदा हुआ 1-1.5 फीट का, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जैसे हम लोग भी कभी बच्चे थे, वर्तमान में किसी की लंबाई 5.5 फीट, 5 फीट 6 इंच, 6.5 फीट, 6.5 फीट ऐसे होती जाती है। जंतु में आप देख लिया, चाहे मनुष्य देख लो, कुत्ता बिल्ली, जितने भी जंतु हैं सब में वृद्धि पाई जाती है। पादपों में भी आप देख लो, आप कोई छोटा सा पेड़ रोप देते हो, लगा देते हो जमीन में, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता जाता है। आम का पेड़ पौधा आपने देखा होगा, इतना बड़ा होता है, धीरे धीरे बढ़ते हुए कितना छाया देता है, कितना लंबा बड़ा होता जाता है। अर्थात जितने भी जीव होते हैं सबके अंदर वृद्धि का गुण पाया जाता है, अर्थात उनमें वृद्धि पाई जाती है, वो बड़े होते हैं। अगला है पोषण, जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ये आकार का हो गया शेप, वृद्धि ग्रोथ, और पोषण न्यूट्रिशन। अर्थात जितने भी जीव होते हैं सब पोषण करते हैं। पोषण करने का मतलब वो सब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ भोजन करते रहते हैं। जैसे मनुष्यों का प्रमुख भोजन क्या है, जिसके कारण वो जिंदा रह सकते हैं। जो भी जंतु होते हैं
उनके अंदर 3 चीजें पोषण में क्या क्या, उनको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के नाम कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 वसा। मनुष्यों के 3 प्रमुख भोजन कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। ये है आपका कोशिकीय संगठन, आकार एवं आकृति, वृद्धि, पोषण, श्वसन। अर्थात जितने भी जीव होते हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव हैं सब श्वसन क्रिया करते हैं। अर्थात बिना श्वसन क्रिया के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, जो भी जीव हैं वो बिना श्वसन क्रिया के जिंदा नहीं रह सकते। और जितने भी जीव होते हैं सभी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को निष्कासित करते हैं। अर्थात जितने भी सजीव होते हैं, चाहे जंतु हो चाहे पादप, ऑक्सीजन गैस सब ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं अपने शरीर से। पेड़ पौधे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं, ये गलत है। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं कब? फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। लेकिन श्वसन क्रिया में चाहे मनुष्य हो या कोई भी जंतु हो, अर्थात जितने भी जंतु पादप अर्थात जीव होते हैं, श्वसन क्रिया में सभी लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगला गतिशीलता, अर्थात जितने भी सजीव होते हैं सबके अंदर गतिशीलता पाई जाती है। अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते रहते हैं, जैसे मनुष्य। जंतुओं की बात हो रही, पादपों में गतिशीलता नहीं पाई जाती। कुछ पादपों में गतिशीलता पाई जाती है लेकिन वो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। जैसे आप सूर्यमुखी को देख लो कि सूरज जिस तरफ घूमता है उनके तने और अन्य पार्ट घूमते जाते हैं लेकिन उसकी जड़ नहीं घूमती। अर्थात पौधा जो है फिक्स होता है, पौधा अपने जमीन अपने स्थान को नहीं छोड़ता है। लेकिन जंतुओं के अंदर गतिशीलता पाई जाती है, ये अपना स्थान बदलते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को आते जाते रहते हैं। इसके अलावा जनन क्रिया, जितने भी सजीव होते हैं वो जनन क्रिया करते हैं, अर्थात अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये जनन क्रिया करते हैं। अपने वंश को, अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन क्रिया करते हैं, अर्थात उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो वह क्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है उस क्रिया को जनन क्रिया कहा जाता है। इसके संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता अर्थात जितने भी जीव होते हैं, चाहे जंतु हो चाहे पादप, वो संवेदना प्रकट करते हैं। अर्थात अगर उनको कष्ट हुआ तब भी वो अपने भावों को प्रकट करेंगे, अगर उनको सुख की अनुभूति हो रही तब भी। जैसे मनुष्य है, अगर दुखी है
तो रोता है या चिंतित हो जाता है, अर्थात वो अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर सकता है। और जो अगर खुशी हुई तो हंसता है। पेड़ पौधे भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। आप छुई मुई के पौधे को देख लो, अगर आप उसकी पत्ती को छुओगे वो तुरंत सिकुड़ जाती है। अर्थात पौधे और जीव दोनों ही संवेदनशीलता को प्रकट करते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रमुख तथ्य थे जो सजीवों के लक्षण के बारे में बताते हैं। इसके अतिरिक्त जंतुओं में उपापचय अर्थात अपचय और उपचय क्रिया पाई जाती है। उपापचय मेटाबॉलिज्म। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि उत्सर्जन क्रिया भी पाई जाती है, जो कि एक प्रमुख पॉइंट है उत्सर्जन, जिसको आप अंग्रेजी में एक्सक्रेशन कहते हो। उत्सर्जन का मतलब है कि आपने पोषण किया है, आपने भोजन किया है, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि हम भोजन क्यों करते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है भोजन से। तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए या जिंदा रहने के लिए जितने भी जीव होते हैं सब पोषण करते हैं। उस पोषण का शरीर के अंदर पाचन होता है। पाचन तंत्र की जितनी भी पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। हमारे भोजन का पाचन होता है, हमारे शरीर से उस भोजन से पोषक तत्वों को ले ग्रहण कर लिया जाता है, और ग्रहण करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट फूड बचते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को, नुकसानदायक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंगों में हमारे जो मूत्र नलिकाएं होती हैं, मूत्राशय होता है, ये सब हमारे उत्सर्जी अंग है। हमारी त्वचा भी एक प्रकार की उत्सर्जी अंग है। त्वचा से क्या आप निष्कासित करते हो? त्वचा में हमारी श्वेत ग्रंथियां होती हैं, जिसको आप अंग्रेजी में स्वीट ग्लैंड्स कहते हो। ये श्वेत ग्रंथियां पसीने को बाहर निकालती हैं। पसीना जिसको आप अंग्रेजी में स्वीट कहते हो। स्वीट ग्लैंड, जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं इनको श्वेत ग्रंथियां कहा जाता है। ये श्वेत ग्रंथियां हमारे शरीर से पसीने को बाहर निकालती हैं।